अमित शाह जी हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, वो बोलते हैं हमने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पे फेंसिंग कर दी। ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। 230 किलोमीटर तक की बॉर्डर है, आप फेंस लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ वो पानी में है। हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनको प्यार से लोग असम में मामा जी बोलते हैं, मामा जी ने लाडली बहना योजना अपना दिया है। वो बिहू गिफ्ट नाम से बिहू गिफ्ट लेके आए हैं। 8,000 रुपये दिए जाएंगे 37 लाख महिलाओं को असम में, और ये होगा फरवरी तक। तो फरवरी तक सब कुछ मिल जाएगा। मार्च में वोटिंग है, अप्रैल में आपको नतीजे मिल जाएंगे। और बोडो ग्रुप थे, जो बोडो उग्रवाद थे, उनका एक ही मानना था, वो एक ही चीज़ चाहते थे कि हम अलग हैं। हम असम में 4,000 साल से रह रहे हैं, हमारे इलाके पे कब्जा किया जा रहा है, तो हमारी मांगे पूरी करो, हमें नौकरियां दो, और हमारे जो घर हैं उन पे कब्जा होने से रोको। मैं उन्हीं इलाकों में रहा जहाँ बोडो उग्रवाद होते थे, और 2 बड़े ग्रुप होते थे। एक BLT होता था, बोडो लिबरेशन टाइगर होता था। वो काफ़ी साल उन्होंने टक्कर दी, काफ़ी साल उन्होंने वहाँ उग्रवाद फैलाया, और वो लड़ाई में भी बड़े तगड़े थे। तो उनकी वजह से वो जो इलाका था काफ़ी पिछड़ा रह गया, क्योंकि उनका जब वहाँ राज था तो राज वो बंदूक से करते थे। अब उसमें क्या था, अगर आपका ट्रक वेस्ट बंगाल से जा रहा है असम, वो जाए, उसको नागालैंड जाना है, तो उसको असम के बीचों से होके जाना पड़ेगा। अब वो वहाँ पे अपने नाके लगा के आपसे टैक्स लेते थे, आगे जाके सरकार भी आपसे टैक्स लेती थी, तो ट्रक वाले बिजनेसों का बहुत नुकसान होता था। क्योंकि देखिए असम में क्या है कि बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, 230 किलोमीटर का बॉर्डर है दोनों के बीच में, लेकिन आप उस पर फेंसिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। अब वो नदी क्या है, कभी इतनी तेज़ होती है, कभी यहाँ टापू बना दिया, कभी बाढ़ आ गई तो वो टापू बह गया। तो ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि यहाँ ज़मीन रहेगी, तो आप फेंस लगा नहीं सकते। तो लाखों में बांग्लादेशी आके असम में बस गए थे। हिमंता बिस्वा शर्मा जी के सामने खड़े हैं कांग्रेस के गौरव गोगोई। वो, और आश्चर्य की बात यह है कि दोनों साथ में एक समय पे कैंपेनिंग करते थे, दोनों साथ में खाते पीते थे। जी बिल्कुल। और अब ऐसा हो गया है कि अगर आप असम में जाएंगे और बात करेंगे तो लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा उनमें कट्टरपंथा आ गई है। दोनों एक दूसरे से ना मिलते हैं, ना बात करते हैं, ना, और इतना उनमें तनाव आ गया है कि सोशल मीडिया पे बस एक दूसरे को ताने मारते। ये एक असम गण परिषद का एक बड़ा रोल नजर आता है। और इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? कैसे तो ये लोगों की लड़ाई जो है वो, या कैसे असम के लोगों में विश्वास जनरेट कर पाएंगे? सर, मेरी जितनी समझ है तो यही है जो बिहार से जो हमने सीखा है। जैसे वहाँ जन स्वराज पार्टी ने किया है, वैसे ही असम गढ़ भी करेगी, वोट काटेगी, और उसके बाद देखा जाएगा कि उनको कितने मिल जाते हैं। जहाँ मिल जाएंगे, जहाँ उनका पल्ला भारी होगा वो उस तरफ चल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। असम का चुनाव आने वाला है। क्या कुछ घट रहा है असम में, क्या कुछ घटने वाला है, चुनाव पे बात करेंगे और तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं फेयर ऑब्जर्वर के प्रोड्यूसर रोहन खट्टर सिंह। रोहन, बहुत स्वागत। असम को बड़ा करीब से जानते हो, वहां पढ़े हो आप, और नब्ज बड़ी अच्छे से टटोलते हो। जहाँ की चाय बागानों की जो हरियाली है, और वो हरियाली हमारी चाय की प्यालियों में खुशबू के रूप में नजर आती है। ऐसे वहां के चुनाव का असर देश पे क्या होगा, क्या मानते हैं आप रोहन? बिल्कुल सर, नमस्ते प्रदीप सर, धन्यवाद। आज बात करते हैं आसाम पे। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट मैं मानता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी पैदाइश आसाम की है। मैं तेजपुर में जन्मा हूँ और मैं कई बार वहाँ जा चुका हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स की जो डिसर्टेशन है, जो अपना थीसिस है, वो भी आसाम पे ही की है, और वो भी एक आसाम के एक ऐसे क्षेत्र पे की है जहाँ ना ज़्यादा लोगों ने कभी उसके बारे में जाना है, ना कभी गए हैं, और क्यों नहीं गए उस पे भी हम चर्चा करेंगे, और क्यों जाना चाहिए उस पे भी चर्चा करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ जहाँ मैं गया था सर। तो वो है एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको बोलते हैं कोकराझार। कोकराझार, अभी बिल्कुल। कोकराझार आता है एक एरिया में जिसको बोलते हैं बोडो एरिया। वहाँ अधिकतर जो लोग हैं, जो वहाँ जो रहते हैं,
वो अपने आप को वो बोडो हैं। तो जी बोडो एक ट्राइब होती है, एक आदिवासी, जैसे जैसे आदिवासी होते हैं वैसे बोडो होते हैं सर। जी और बोडो हमारे यहाँ बोडो उग्रवादी शब्द चलता रहा है बिल्कुल, राजस्थान। बिल्कुल। जी मैं उन्हीं इलाकों में रहा जहाँ बोडो उग्रवाद होते थे। जी और 2 बड़े ग्रुप होते थे, एक बीएलटी होता था, बोडो लिबरेशन टाइगर होता था। वो काफ़ी साल उन्होंने टक्कर दी, काफ़ी साल उन्होंने वहाँ उग्रवाद फैलाया और वो लड़ाई में भी बड़े बड़े तगड़े थे। तो उनकी वजह से वो जो इलाका था काफ़ी पिछड़ा रह गया, क्योंकि उनका जब वहाँ राज था तो राज वो बंदूक से करते थे। अब उसमें क्या था, अगर आपका ट्रक वेस्ट बंगाल से जा रहा है असम, वो जाए उसको नागालैंड जाना है तो उसको असम के बीचों से होके जाना पड़ेगा। अब वो वहां पे अपने नाके लगा के आपसे टैक्स लेते थे। आगे जाके सरकार भी आपसे टैक्स लेती थी, तो ट्रक वाले बिजनेसों का बहुत नुकसान होता था। और बोडो जो बोडो ग्रुप थे, जो बोडो उग्रवाद थे, उनका एक ही मानना था, वो एक ही चीज चाहते थे कि हम अलग हैं, हम आसाम में 4000 साल से रह रहे हैं, हमारे इलाके पे कब्जा किया जा रहा है, तो हमारी मांगे पूरी करो, हमें नौकरियां दो और हमारे जो घर हैं उन पे कब्जा होने से रोक दो। और ये जो कहानी शुरू हुई ना, ये इसका जो जो पहला जो पत्थर था वो 1971 में ही हुआ था। क्योंकि जब जब बांग्लादेश में उथल पुथल होने लगी, जब पाकिस्तान की फौज वहां गई, घुस गई थी और वो उन्होंने काफी बांग्लादेश पे काफी अत्याचार फैलाया, तो बहुत सारे बांग्लादेशी भाग गए थे और सब भारत में आए। और सबसे आसान था आसाम में जाना, क्योंकि देखिए आसाम में क्या है कि बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, 230 किलोमीटर का बॉर्डर है दोनों के बीच में। लेकिन आप उस पर फेंसिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। अब वो नदी क्या है, कभी इतनी तेज होती है, कभी यहाँ टापू बना दिया, कभी बाढ़ आ गई तो वो टापू बह गया। तो कोई ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि जी यहाँ जमीन रहेगी रहेगी, तो आप फेंस लगा नहीं सकते। तो लाखों में बांग्लादेशी आके असम में बस गए थे। और ये जो जो डिस्ट्रिक्ट जिनमें आके बसे, उनमें कोकराझार, बोंगाईगांव, चिरांग, जो बोडो एरिया में आते हैं, वहां जाके बस गए थे। जी तो यहीं से ना पूरा तनाव चालू हुआ था और ये आज तक चलता आ रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने 2019 में जब मोदी सरकार ने एनआरसी और सीएए की चर्चा चालू की थी, जी आपने देखा होगा पूरे देश में कैसे चिंगारी लगी थी। सबसे पहला जो प्रोटेस्ट था वो असम में हुआ था। बिल्कुल आप लोगों को ये याद नहीं है, सबसे पहले असम में ही आग लगी थी, चिंगारी लगी थी, क्योंकि बिल्कुल जो एनआरसी के जो पेपर थे उसमें से 20 लाख लोगों की जो जो घटाई की गई थी, वो सारे 20 लाख असम में ही थे। जी बिल्कुल मुझे याद है सबसे पहले जो पॉपुलेशन की जो नेशनल रजिस्टर का जो गणना हुआ था वो असम से ही हुआ था। 1200 करोड़ के आसपास उसका बजट था उस वक्त और बड़ा पंगा हुआ था और पूरे देश में हर व्यक्ति ये सोचने पे मजबूर हुआ कि ये है क्या। हमारे राजस्थान में तो बड़ा ये लगा कि क्या हो रहा है। बिल्कुल बांग्लादेशियों का आना, बांग्लादेशी शरणार्थियों का संकट लंबे समय से रहा है सर। और आसाम जो है वो राजस्थान से बड़ा कनेक्टेड है। हमारे यहाँ तो दो पैसे किसी के पास आते हैं लोग कहते हैं बड़ा आसामी हो गया है, तो ऐसा मानते हैं कि आसाम के लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो आसामियों से हमारी पहचान या तो कि आसामी मतलब पैसे वाला या आसामी मतलब उग्रवादी, वो बोडो वाला मामला जो है इस तरह बिल्कुल का। लेकिन बिल्कुल अब स्थितियां बदल रही है, जैसे जैसे जानकारियों का सूचना तंत्र मजबूत हो रहा है, एक अच्छा कनेक्शन बिल्डिंग हो रहा है लोगों के साथ में, तो ये चीजें बदल रही। बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं आसाम और राजस्थान के कनेक्शन पे बाद में आऊंगा, लेकिन जब ये एनआरसी के जब ये चालू हुए थे आंदोलन, मैं आसाम में ही था और मैं कोकराझार में ही था। और मैं कोकराझार की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक ऐसे जगह पे था जहाँ बीच में नदी थी, नदी के ऊपर पुल था और पुल के तरफ दूसरी डिस्ट्रिक्ट चालू हो रही थी, बोंगाईगांव। अब बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे और कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में एनआरसी के प्रति, उसके पक्ष में हो रहे थे आंदोलन। क्योंकि बोडो कह रहे थे कि यहाँ इलीगल मुसलमान आ गए हैं बांग्लादेश से, उन्हें यहाँ से निकालो। अब ये बात लोगों को, जब तक वो कभी असम के लोगों से मिले ना, वहां से जाके रहे ना, उनको समझ नहीं आएगी कि सबको यही लगा कि असम लोग इसके खिलाफ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो बोडो के इलाके के सारे लोग थे वो इसके पक्ष में थे, अभी भी पक्ष में है, और इसीलिए उनकी भाजपा के साथ गठबंधन है। जी बिल्कुल। तो ये असम गण परिषद वहाँ काफी लंबे समय तक सक्रिय रही है असम के अंदर, और
उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस से आए हैं, जो कांग्रेस के थे, बिल्कुल बिल्कुल तो कैसे देखते हैं इस चुनाव को, कैसे देखते हैं? फिर और बिंदुओं पे भी अपन बात करेंगे सर। बिल्कुल अभी बिल्कुल। चर्चा का विषय है वो चुनाव है बेसिकली। चुनाव तो ये है सर, देखिए कि अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो पता नहीं, लेकिन हमें बिल्कुल बात करनी चाहिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनको प्यार से लोग असम में मामा जी बोलते हैं, जी मामा जी ने लाडली बहना योजना अपना दिया है। वो बिहू गिफ्ट नाम से बिहू गिफ्ट लेके आए हैं। 8,000 रुपए दिए जाएंगे 37 लाख महिलाओं को असम जी में, और जी ये होगा फरवरी तक। तो फरवरी तक सब कुछ मिल जाएगा। मार्च में वोटिंग है, अप्रैल में आपको नतीजे मिल जाएंगे। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो पता नहीं, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जी के सामने खड़े हैं कांग्रेस के गौरव गोगोई। वो, गौरव, और आश्चर्य की बात यह है कि दोनों साथ में एक समय पे कैंपेनिंग करते थे, दोनों साथ में खाते पीते थे। जी जी बिल्कुल। और अब ऐसा हो गया है कि अगर आप असम में जाएंगे और बात करेंगे तो लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इतनी ज्यादा उनमें कट्टरपंथा आ गई है। दोनों एक दूसरे से ना मिलते हैं, ना बात करते हैं, ना, और इतना उनमें तनाव आ गया है कि सोशल मीडिया पे बस एक दूसरे को ताने मारते हैं। तो वो पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी वाली, वो काफी हद तक असम में कम हो गई है, खत्म हो गई है। और ये शायद वहाँ के लोगों को स्वयं भी पसंद नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि असम इतने साल पिछड़ा हुआ रहे, अभी वो बस ये देख रहे हैं कि हमको कहाँ से अगली हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमको कौन आगे ले जा पाएगा, हम उसी को अपना वोट देंगे। अभी तो वही हाल चल रहे हैं। नहीं, ये एक चीज बताऊंगा सर, तरुण गोगोई जब सीएम हुआ करते थे, 15 साल के आसपास सीएम रहे थे, और उसी वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा राजनीतिक उड़ान की कोशिश कर रहे थे, और अब उनके बाद हेमंता को लगा कि भाई हमें कमान मिलेगी। लेकिन गौरव गोगोई ने जिस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश किया है नेशनल पॉलिटिक्स में, कांग्रेस के कुछ उभरते लोग हैं, तो उसमें पूर्वोत्तर से गौरव गोगोई का नाम पहले नंबर पे है। इवन प्रतिपक्ष नेता बनाए जाने के बावजूद अधीर रंजन चौधरी वो नहीं कर पाए जो गौरव गोगोई प्रेजेंट कर रहे हैं। राजस्थान के तो प्रभारी रहे हैं गौरव गोगोई, और गौरव बोलते अच्छे हैं, हिंदी पे कमांड है, अंग्रेजी पे भी। जबकि तरुण गोगोई, इनके पिता 10 साल 15 साल सीएम रहे, हमने उनको एज ए अच्छा ऑडिटर या अच्छा एक नेशनल लेवल के लेजिस्लेटर के रूप में नहीं देखा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जैसे सचिन पायलट हैं राजस्थान से, या हरियाणा में अब हुड्डा दीपेंद्र उभरते हुए नजर आ रहे हैं, या और भी युवा कांग्रेस में जिस तरह के हैं, तो गौरव गोगोई का कांग्रेस में भविष्य उज्जवल है। लेकिन क्या गौरव गोगोई असम में, क्योंकि भाजपा का अब 10 साल हो चुका है, बिल्कुल 10 साल से कंटिन्यू सत्ता में है भाजपा। जब तरुण गोगोई की सरकार गई तो सर्बानंद सोनोवाल वहां सीएम हुए, और ये चीजें हैं। तो एक और बिंदु है असम गण परिषद, क्या करेंगे प्रफुल्ल कुमार महंत, आपको क्या लगता है? ये एक असम गण परिषद का एक बड़ा रोल नजर आता है, और ये इन चीजों को आप कैसे देखते हैं कि कैसे तो ये लोगों की लड़ाई जो है वो, या कैसे ये असम के लोगों में विश्वास जनरेट कर पाएंगी? सर, मेरी जितनी समझ है तो यही है जो बिहार से जो हमने सीखा है, जैसे वहाँ जन स्वराज पार्टी ने किया है वैसे ही असम गढ़ भी करेगी। वोट काटेगी और उसके बाद देखा जाएगा कि उनको कितने मिल जाते हैं। जहाँ मिल जाएंगे, जहाँ उनका पल्ला भारी होगा वो उस तरफ चल जाएंगे। ये इस बार की तो जो मैं देख रहा हूँ लड़ाई, वो पूरा भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन के बीच में ही होगी। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि हिमंता बिस्वा जी को लोग पसंद नहीं करते, बहुत पसंद करते हैं जी बिल्कुल। उनसे ज्यादा असल में केंद्र सरकार को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि जब से मोदी की सरकार आई है असम में तो काम बहुत हुआ है। मैं स्वयं मैं करीब 4-5 बार जा चुका हूँ अलग अलग साल में। और पहले मेरे को याद है ब्रह्मपुत्र पार करने में ना 3 नाव बदलनी पड़ती थी आपको, लोअर असम से अपर असम जाने के लिए। अब ब्रिज है, आप आधे घंटे में चले जाते हो, वो पूरा पार कर लेते हो। पहले आपको 3 नाव बदलने में ना आपका आधा दिन चला जाता था, क्योंकि क्या है वहाँ टापू, एक तो ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी है, जब तक आप वहाँ जाओ ना आपको समझ नहीं आता कि दिक्कत क्या है, ऐसे क्यों समय लग रहा है आपको नदी पार करने में। और ब्रह्मपुत्र सिर्फ बड़ी नहीं है, बड़ी आक्रोश वाली नदी है, बड़ी तेजी से बहती है। और उसमें अगर आप चलेंगे ना तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे उसमें वर्लपूल बन जाते हैं जिसमें बोट घूम जाती है।
जी। तो वो बड़ी तेजी से चलती है और वो अपने साथ टापू बनाती भी और बहा के ले भी जाती है। तो दुनिया में आपको इतनी बड़े समझदारी से वहाँ अपनी जी, नाव चलानी होती है। तो सालों-साल तो लोग इसीलिए परेशान हो जाते थे क्योंकि अभी लोअर असम के लोग अगर उनकी बच्चों की शादी अगर नॉर्थ असम के लोगों से हो गई तो उन्हें पूरी प्लानिंग करके जानी पड़ती थी। अब तो क्या है 3 ब्रिज बन चुके हैं। जी, ब्रिज से फटाफट पहुँच जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काम बिल्कुल हुआ है। जी, लेकिन जो बाकी वायदे हैं जैसे अमित शाह जी हैं जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, वो बोलते हैं हमने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पे फेंसिंग कर दी। ये जी, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। 230 किलोमीटर तक की बॉर्डर है, आप फेंस लगा ही नहीं सकते क्योंकि आधी से ज़्यादा जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ वो पानी में है। हाँ, और बांग्लादेश से अभी भी लोग आते हैं। मैं गया था एक डिस्ट्रिक्ट है धूबरी। धूबरी। धूबरी बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल। जी, तो धूबरी से धूबरी में क्या है कि 1971 से लेके आज तक जो मुसलमानों की जो संख्या है वो बहुत बड़ी है हुँ, और ये कोई छोटी-मोटी नहीं है। 1971 में 26% थी, 2021 में 40% है। अब ये सब वहीं के नहीं हैं, काफ़ी बांग्लादेश से भी आए हैं और क्योंकि धूबरी में संख्या बहुत बढ़ रही थी, तो गोगोई सरकार ने उस डिस्ट्रिक्ट के 2 हिस्से कर दिए और एक साउथ सलमारा बना दिया। साउथ सलमारा में 95 95% मुसलमान हैं और वो रीज़न वो डिस्ट्रिक्ट बनाई ही इसलिए थी क्योंकि धूबरी में जो आंकड़े थे वो बदल रहे थे। हुँ, तो इसमें अपीज़मेंट पॉलिटिक्स दोनों पार्टियों ने बराबर खेला है और बिल्कुल, ये शायद कभी खत्म नहीं होने वाला क्योंकि असम इतना आसान स्टेट है नहीं। अगर आप बिल देखें तो इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं, इसमें ईसाई भी हैं, इसमें आदिवासी भी हैं और इसमें ऐसे लोग भी हैं जो अग्नि की पूजा करते हैं, जो सूरज-चाँद की पूजा करते हैं। तो हाँ, हाँ, बहुत ही अनोखा है असम, उसको समझना इतना आसान नहीं है। जी। तो पिछला चुनाव जो देखें अपन जैसे मान लीजिए अपन इनका कांग्रेस और भाजपा का अगर सिस्टम देखें कि बीजेपी की कितनी सीट है, कांग्रेस की कितनी सीट है, तो बीजेपी ने क्लियर वो लिया है अपने जो एनडीए जो था उसके साथ में असम गण परिषद के 9 एमएलए उनके मंत्री भी है असम गण परिषद से और बीजेपी की 60 सीटें कुल मिला के 75 सीटें हैं भाजपा और एनडीए के पास और कांग्रेस और ये जो महाजोत जिसको नाम दिया है यूपीए को वहां 50 हैं तो ये 25 सीटों का 15-20 सीटें अगर इधर उधर होती है तो मामला बदलता है बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। और ब्रह्मपुत्र वाली बात भी आपने कही कि ब्रह्मपुत्र को मैं ऐसे जानता हूं मैंने उनके गीतों में सुना है जो अपने भारत रत्न हुए हैं भूपेन हजारिका बुढ़ाल बिल्कुल, बोलते हैं वो इनको और ब्रह्मपुत्र दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जहां तक मुझे पता है जिसका नाम प्लूरल पुल्लिंग है पुलिंग है, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बाकी सब नदियों के नाम पे फीमेल्स पे हैं हाँ, जैसे कि कावेरी हो गई, सरस्वती हाँ, हो गई, गंगा हो गई। गंगा हो गई या बिल्कुल, बिल्कुल। यार केवल यही नहीं चाइना की यांगत्से अमेजोन नील बिल्कुल, पूरी दुनिया बिल्कुल, में है ना बिल्कुल। तो ये बड़ा लगता है पहले मैं एक बार हिमाचल गया तो वहां ब्यास नदी है तो लोगों ने कहा कि ब्यास मैंने कहा ये चलो किसी पुरुष के नाम पे है लेकिन फिर पता चला कि उसका नाम बियास है ना और व्यास के नाम पे नहीं है तो ब्रह्मपुत्र को मैं ऐसे जानता हूँ और दूसरा ब्रह्मपुत्र अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को एक लंबे समय लंबी दूरी तक साझा करती है बिल्कुल, तो बड़ा एक अच्छा माहौल रहा है वहां का और खास करके तेजपुर तो अक्सर चर्चा में रहता है बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक बिहार वाला आपने बताया पॉइंट ये पॉइंट मुझे भी लगता है कि आप ये देखिए बिहार चुनाव में इस बार पिछली बार की अपेक्षा 8 से 9% फीमेल वोटिंग अधिक हुई है ये एक बहुत बड़ा अंतर है अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉपुलेशन हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या अगर केरल को छोड़ दें तो सब जगह पुरुषों से कम है वोटर्स बिल्कुल, में भी यही अनुपात है लेकिन महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं बिल्कुल, क्यों कर रही है कि उनको लग रहा है कि कोई हमारे बारे में हमें इंडिविजुअल पहचान के रूप में आर्थिक संबल दे रहा है दूसरा आइडेंटिफिकेशन दे रहा है इसके साथ में आर्थिक संबल के साथ में तो यह भाजपा के लिए प्लस पॉइंट महाराष्ट्र में भी हुआ और यह प्लस पॉइंट बिहार में भी नजर आया खास करके तो बिल्कुल, असम में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि आप जो नंबर बता रहे हो जब से ह्यूज नंबर सर 8,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है एक महिला के खाते में आना बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। और असम का जो जो डेमोग्राफी है जो डायस्पोरा है वो निश्चित तौर पे प्रभावित करता है हिंदू मुसलमान वाला पेच वहां काफी फंस रहा है आपको क्या लगता है कि ये पेच जो है ये हेमंत बिस्वा शर्मा इसे कैसे भुनाएंगे सर देखिए क्या गौरव अब गोगोई इसमें कुछ सेंध लगा सकते हैं अब देखिए सर
राजनीति है तो करना तो संभावना पड़ेगा ही। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष खेलता है, राजनीतिक खेल खेलता है, दोनों पक्ष खेलेंगे, दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस हैं, दोनों के अपने अपने सपोर्टर हैं, चाहने वाले हैं, वो उनके साथ तो बिल्कुल खेलेंगे सर। जो जी मेन इसमें जो होता है वो आपने सही पकड़ा। हिंदू मुस्लिम तो फिर भी ठीक है, वहाँ असम में भी लोगों को आदत है, इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर चर्च, वहाँ पे भी लोगों को आदत है। जो मेन यहाँ गेम जो पलटी मारेगी वो है महिलाएं। क्योंकि महिलाएं जब असम, पहले क्या होता था कि असम में सर इतना उग्रवाद होता था, और सिर्फ बोडो ही ग्रुप नहीं थे, उल्फा भी थे और नागा के भी थे, अलग अलग वहाँ पे उग्रवादी थे और आतंकवादी संगठन थे, और उनकी वजह से ना लोग डरते थे। शाम को 3 बजे के बाद कोई महिला बाहर नहीं जाती थी। सब अब बदल चुका है, अब महिलाएं बाहर जाएंगी, उनका जो वोट है वो ही वहाँ की सरकार बनाएगा। और मेरे को तो जो लग रहा है कि जिस तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया है, बिहार में किया है, वही सेम मॉडल वो आसाम में भी कर रहे हैं। और अभी मेरी जितनी समझ है, मैंने जब अपने अपने मित्रों से बात की है असम में, असम वो सब भाजपा की तरफ खुश हैं, और वो भी कहते हैं कि चाहे ये गलत है, ऐसे आप कितनी बार कितनी सरकारों में ऐसे आप पैसे बांटते फिरते रहेंगे, कभी ना कभी तो आपका भी तिजोरी खाली हो ही जाएगा। ये मानते हुए भी लोग उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि लोग समझ नहीं, वो पैसा गरीबी मार्केट इतनी है में आ ना ही जाता है, महिलाओं को आसाम में। क्यों पैसा? आसाम में गरीबी इतनी है कि वहाँ की महिला को अगर 8,000 मिल जाए तो उसके बच्चे को खाना पीना हो जाएगा, महीने का तो हो ही जाएगा। तो जी वो इस हिसाब से देख रहे हैं। अभी देखिए, एक बात मैं मानता हूँ कि अगर आप ऐसे पैसे बांटते रहेंगे तो तिजोरी तो खाली होगी, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो छोटे बच्चों की मृत्यु हो रही थी क्योंकि खान पीन अच्छा नहीं था, वो बहुत कम हो गई है। अभी वैसी खबरें आती ही नहीं गांव से, खेतों से, जहाँ जहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हट गई हैं, और इसमें एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात रही है वो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र, क्योंकि सीधा पैसे खाते में जाते हैं। जी जी रोहन भाई। अभी पहले क्या होता था कि पहले आपको डीएम के पास जाना होता था, अपना कार्ड दिखाना होता था, फिर वो आपको एक चेक बना के देगा या कैश निकाल के देगा। अब सीधा अकाउंट में जा रहा है, तो बीच में जो खाने वाले थे वो हट गए हैं। तो ये लोगों को बात बिल्कुल अच्छी लग रही है। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो गई है कि जो गरीब लोग हैं उन्होंने अपने बैंक अकाउंट तो बना रखे हैं। अभी जब वो 8,000 रुपए में से 7,900 रुपए खर्च देते हैं और उनके बैंक में सिर्फ 100 रुपए लग जाते हैं, फिर उन पे पेनल्टी लग जाती है, हाँ क्योंकि उनका मिनिमम बैलेंस से कम हो जाता है। तो दोनों तरफ से है दिक्कत। अभी लोग समझदार हैं, असम के लोगों को पता है उन्हें क्या चाहिए। वोट वो कैसे देंगे वो तो अब मार्च में ही पता चलेगा, और अप्रैल में जब नतीजा आएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बिंदु ये भी है कि अगस्त 2024 में जो 2023 में असम में जो सीमाओं का डिलिमिटेशन इन्होंने किया, सीटों की जो संख्या है असम की विधानसभा में, वो तो एज इट इज रखी है। हाँ, 126 रखी है। का डिलिमिटेशन जब होगा, क्योंकि 126 विधानसभा और लोकसभा 114 है, 14 है, सीमाएं बिल्कुल बदलती। और बिल्कुल बिल्कुल पश्चिमन का आधार माना 2001 की आबादी को, जबकि 2011 की जनगणना मौजूद थी। बिल्कुल 19 सीटों के नाम बदल दिए, जैसे कि आप ये देखिए, एक सीट का नाम जहां तक मुझे याद है काजीरंगा किया गया है। तो ये बड़ी चीज है। उसका नाम पहले कुछ और था, कालियाबोर नाम था। बिल्कुल बिल्कुल और ये कल्चरल सिग्नल देने की कोशिश है। अब विपक्ष ये कह रहा है कि फायदे के लिए सीमाएं बदली जा रही हैं। और बड़ी चीज ये है कि असम में एक चीज तो तय है कि असम का जो मूल निवासी वोटर है उसके बिना सरकार नहीं बन सकती। बड़ा वोटर राजस्थान का भी वोटर असम में है और प्रभावशाली है, जॉब प्रोवाइडर है वहां पे। और एक लंबा अरसा ये रहा है कि असम में राज्यपाल राजस्थान के नेता रहे हैं लगातार, जैसे कि अभी गुलाब चंद कटारिया थे कुछ दिनों पहले तक। तो ये बड़ी चीज ये है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बीटीआर जो है वहां 11 से बढ़ा के 15 सीटें कर दी है, टोटल संख्या वही रखी है। लेकिन अब वो वहां जो पार्टी है यूपीपीएल, जो भाजपा की सहयोगी पार्टी, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल जो है, तो कुल मिला के भाजपा ने अपना गेम अपनी चौसर लगभग पहले सेट कर ली। नहीं सर, मैं हाँ, उसमें काफी आपने सच बातें बोली हैं, लेकिन ये खेल भाजपा ने नहीं चालू किया था, ये गोगोई सरकार ने चालू किया था जब उन्होंने 2016 में साउथ सलमारा बनाई, धुबरी को तोड़ के। अच्छा,
असम की सबसे जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट है कार्बी आंगलोंग है, वो सेंट्रल असम में है। सबसे ज्यादा जहाँ संख्या है लोगों की वो है नगांव, वो भी सेंट्रल असम में है। धुबरी वेस्टर्न असम में है, बोडोलैंड से जुड़ी हुई, लेकिन धुबरी में सबसे ज्यादा संख्या थी मुसलमानों की। जी ये खेल डिस्ट्रिक्ट तोड़ने जोड़ने बना के अपनी तरफ करने का गोगोई सरकार ने चालू किया था हाँ, 2016 में, जब उन्होंने साउथ सलमारा बनाया था। और बिल्कुल तब भाजपा में इतने धुरंधर थे ही नहीं जैसे अभी पहुंचे हुए हैं, सब कांग्रेस में थे, तब उन्होंने सपोर्ट किया था। वो वहीं से सीख के अभी जब आए हैं भाजपा में, तो उन्होंने सेम प्लेबुक वही है, हाँ, पार्टी अलग है, लोग अलग है। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा बताया। लेकिन हाँ, ये पहले कांग्रेस ने किया था, अब भाजपा अपने लिए कर रही है। आगे जाके सरकार बदलेगी, वो अपने लिए करेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल बोडोलैंड में ही तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बनाई है, जो पहले नहीं होती थी। जी और बिल्कुल तामुल लोगों को पता नहीं है, तामुल है वो पान का पेड़ होता है, उसको तामुल बिल्कुल बोलते बिल्कुल हैं। तामुल संस्कृत में पान को तामुल बोलते हैं। बिल्कुल। और वहाँ बहुत उगता है, क्योंकि बोडोलैंड जाएंगे तो आप वो तामुल के पेड़ हर जगह मिलेंगे, उसका वो काफी वहाँ धंधा होता है। जी तो जी उस हिसाब से वो कल्चरल रखने के चक्कर में, आपने सही बताया एकदम, जी सांस्कृतिक और वो बोडो के चक्कर में उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट बनाई है। तो अच्छा, इसमें ये तो कोई नई अफस्पा चीज जो नहीं है। एक्ट है, अफस्पा जो है वहां पे हाँ सर। कानून जो सेना वाला, इसको लेके लगातार वहां प्रोटेस्ट चलता रहा है। ये चीज बिल्कुल सर। क्या लगता है, वो मुद्दा अभी जीवित है या जा चुका है? सर आफ्सपा का मैं आपको बताता हूँ, वहाँ काफ़ी दिक्कतें रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ बोडो ही नहीं थे, सिर्फ बीएलटी और वो ही नहीं थे, उल्फा भी था। तो काफ़ी साल दिक्कत चली, और बीच में नागा इंसर्जेंट्स भी आ गए थे। तो उल्फा 1979 में चालू हुआ था सर, 2023 में जाके पीस एग्रीमेंट हुई है। बोडो की जो दिक्कत थी 1993, मेरे पैदा होने से 1 साल पहले से चालू होके 2020 में जाके तीसरा थर्ड पीस एग्रीमेंट हुआ है। तो आप समझ लीजिए करीब 30 साल तो वहाँ उग्रवाद रहे ही है। जी अभी भी पूरी तरह नहीं हटा है। हैं अभी भी एक कार्डर हैं वहाँ पे इन उग्रवाद संगठनों के, और दिक्कतें लेकिन उतनी नहीं रही हैं। काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए गए हैं। काफ़ी को तो सरेंडर करवा के उनको गवर्नमेंट की नौकरी, मैं खुद बीएलटी वाले लोगों से मैंने बातचीत की है, जिन्होंने हथियार त्याग दिए और उनको लोकल पुलिस में ले लिया, सीआरपीएफ में भर्ती करा लिया, डिस्ट्रिक्ट डीएम की सिक्योरिटी में ले लिया। तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं, और इसमें मेरे हिसाब से हमें राजनीतिक नज़रों से नहीं देखना चाहिए कि भाजपा ने किया है, कांग्रेस ने किया। ये पूरे देश के लिए, पूरे असम के लिए है। दोनों पार्टीज ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। धीरे धीरे एक के बाद एक उन्होंने देखा है कि अच्छा इन लोगों की ये दिक्कतें हैं, इसलिए उन्होंने हथियार उठाए थे। तो बातचीत करने का जो ये रहा है मसला, ये पूरे देश का ही रहा है। ये इसमें मैं किसी पार्टी को नंबर नहीं देना चाहूँगा, ये तो हमारे देश की बात है। तो अभी जो है आफ्सपा बहुत ही कम है। मेरे को याद है जब ये एनआरसी के प्रोटेस्ट चालू हुए थे, तब इंटरनेट बैन हुआ था, बड़ी दिक्कत हुई थी, हम फंसे हुए थे गांव में, लेकिन तब भी आफ्सपा नहीं लगा था। आपकी एजुकेशन वहां की रही है, तो क्या सोचते हैं आपके साथी, आपके बैचमेट्स, मूल असमी लोग जो हैं, बिल्कुल वो शेष भारत को कैसे देखते हैं और शेष भारत उनको कैसे देखता है? क्योंकि दोनों जगह आप रहे हो, अभी आप गोवा में हो, चंडीगढ़, मतलब आप तो एक ट्रायंगल बनाते हो पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो देश काफी देखा हूँ, और मैं कोकराझार में भी ना एक ऐसे गांव में था, इसका नाम है चंद्रपाड़ा। इतना छोटा गांव है, आपको शायद गूगल पे भी ना मिले। जी वहां पे मैंने, और ये मैं गया था 2019 और 2020, कोविड लगने से जस्ट पहले मैं वहीं था। और अब ये जो कोकराझार इलाका ऐसा है कि आप पैदल चल के भूटान में भी जा सकते हैं, और पैदल चल के बांग्लादेश में भी जा सकते हैं। लेकिन लोग वहां के यही बोलते थे कि 2 देश हमारे डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, नॉर्थ में भूटान, साउथ में बांग्लादेश, लेकिन हमारे यहाँ के घर लेने वाले हमेशा बांग्लादेशी ही क्यों हैं? ओके ये जब उन्होंने बात बताई, तब मैंने भी सोचा कि हाँ, कोई भूटानी नहीं आया, हमेशा बांग्लादेशी ही आए हैं। ये वहाँ के यूथ में बहुत बड़ी तनाव है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, भारत में जो हमारी जो एवरेज एज बोलते हैं जिसको, 27 साल है, असम में 22 साल है।
मतलब असम में काफी यंग है अभी पॉपुलेशन, और मतलब उनके जीवन पास प्रत्याशा कम है वहां पे, आप ये देखा बहुत जाए। कम है, बहुत कम है, और इसलिए वहां नौकरियां लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर नौकरियां नहीं आएगी तो यूथ बिगड़ जाएगा और उग्रवाद की तरफ जाएगा। तो जी। वहां नौकरियों के लिए मेरे को लगता है किसी सरकार ने अच्छे से नहीं किया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, ब्रिज बना दें, ठीक है, लेकिन वो बच्चा दिन की कमाई लाएगा कहाँ से? वो भी तो सही ज़रूरी है। वहाँ सही कह और रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या है, जब अंग्रेज़ थे तो उन्होंने चाय के बागान वहाँ चालू किए। उसके बाद से हम वहाँ कुछ ला ही नहीं पाए हैं। मतलब इतने साल हो गए अंग्रेज़ को गए हुए, आप वहाँ का कुछ बना ही नहीं पा रहे हैं। अभी भी असम किस लिए जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा के लिए जाना चाहता है, उनकी चाय के लिए जाना चाहता है, और बहुत कम लोगों को पता है कि वहाँ बहुत तेल होता है। बहुत तेल है आसाम में, लेकिन उसपे हम कुछ बना ही नहीं पा रहे। ना हमारी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग बन रही है, ना ही हम वहाँ के जो बच्चे हैं उनको वैसी स्किल डेवलपमेंट दे पा रहे हैं। तो जी। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो कोई बात नहीं कर रहा। आज भी अगर आप देख लें, इलेक्शन आने वाला है, फिर भी किसी ने बात नहीं की है यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या उनकी उनकी राय रहेंगी, क्या उनकी पॉलिसीज रहेंगी। तो क्या लगता है सिविल सोसाइटी असम में ऐसा कुछ नहीं है, सिविल सोसाइटी जैसा, जो सत्ता नहीं चाहती लेकिन वो अपने स्टेट की बात करती हो? जैसे कि सर मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे मैं हैं ये इसमें। कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा संगठन नहीं है वहां जो ये बात करे कि भैया इस अरे चुनाव में मुद्दा हो। बहुत है सर, बहुत है। आप मानेंगे नहीं, असम में जो कॉलेजेस हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यूनियन है। और ये अच्छा, जब हम बोडोस की बात करते हैं तो ये स्टार्ट ही हुआ था स्टूडेंट यूनियन से, और उल्फा भी स्टार्ट हुआ था असम स्टूडेंट यूनियन से। आपसू और आमसू बोलते थे इनको। तो ये स्टूडेंट यूनियन कई सालों से ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन सरकारों ने कभी सुनी नहीं। और इसमें क्या है सर कि जो चाय के बागान जिनके हैं, वो सदियों से उन्हीं के हैं। उसमें कोई इधर-उधर नहीं हुआ है, और उसमें भी अगर आप देखें चाय के बागान, अगर जहाँ वहाँ जो काम कर रहा है वो अधिकतर आदिवासी ही हैं। जो अंग्रेज़ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड से असम लेके गए थे चाय के बागान में काम कराने के लिए। तो ये सब चीज़ें बदली ही नहीं है, ना वहाँ कोई इंडस्ट्री आई है। वहाँ पे अगर आप किसी यूथ से पूछें तो उनके लिए सबसे सुरक्षित ज़िंदगी है कि हम या तो पुलिस में भर्ती हो जाएँ या फ़ौज में भर्ती हो जाएँ। फ़ौज में उनका सबका रहता है कि हम आसाम रेजिमेंट में चले जाएँ या नागा रेजिमेंट में चले जाएँ। लेकिन अब जब अग्निवीर आ गया है, तो 4 साल बाद वो बच्चा जब वापस आएगा आसाम, तो वो क्या करेगा? ना तो वहाँ कोई इंडस्ट्री है, टूरिज़्म है लेकिन वो भी हर जगह नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा। जी, मैं कंक्लूड करूं आपकी बात को तो मुझे लगता है कि आसाम जो है वो आसान नहीं, और आसाम के लोगों के लिए सब कुछ आसान नहीं, मुश्किलें बहुत है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। सर, मैं एक कंक्लूड करने से पहले एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने असम के बारे में ना कभी ज़्यादा पढ़ा है, ना हमको कभी ज़्यादा पढ़ाया गया है, ना हमने कभी उस पे चर्चा की है। आप अभी मेरे से बात कर रहे हैं जयपुर में, तो मैं आपको बता दूँ जयपुर और असम का बहुत लेना-देना है। जी। आपको शायद ये पता होगा, नहीं पता होगा, क्योंकि अगर हम इतिहास में जाएँ, तो मुग़ल सबको पता है। बिल्कुल। जबकि मुग़ल ने 300 साल राज किया था, लेकिन असम में अहोम राज था, जिन्होंने 600 साल राज किया। आप किसी बच्चे को भारत में पूछ लें, मुग़ल राजाओं के नाम बता दो, तो वो सब नाम गिना देंगे, अकबर, हुमायूँ, औरंगज़ेब। अहोम, जिन्होंने 600 साल राज किया, आप किसी से पूछ लो, कौन थे उनके राजा के नाम, नहीं बता पाएँगे। और आश्चर्य की बात ये है कि मुग़लों ने 2 बार असम में लड़ाई छेड़ी, दोनों बार अहोम को हराने के लिए, दोनों बार मात खाए, और दोनों बार उनको मुग़ल के साथ जो खड़े थे, वो जयपुर के राजा राम सिंह जी थे। जयपुर के राजा औरंगज़ेब के नीचे काम कर रहे थे, और औरंगज़ेब उनसे नाखुश थे क्योंकि उनके रहते-रहते शिवाजी भाग गए थे आगरा से। तो औरंगज़ेब ने बोला जय कि सिंह थे उस तुम वक्त, जय सिंह। हाँ जी? जय सिंह औरंगजेब के अंदर। हाँ, जय सिंह, लेकिन उनके नीचे एक राम सिंह भी थे, जी, जी। जो गए थे। अच्छा, बैटल ऑफ सरायघाट हुई थी 1671 में, जहाँ आसाम गए थे मुग़ल और किंग ऑफ जयपुर, और उनको नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे असामियों ने अच्छी खासी मात दी थी। ढंग से। अच्छी खासी मात दी थी। बिल्कुल। राजा
उदयजिन सिंघा और उनके सेनापति लचित बोरफुखान। जी 10,000 असामियों ने 35,000 मुगलों और राजपूतों को हराया। बिल्कुल बिल्कुल ये बात आप किसी से भी पूछ लें, आप खुद जयपुर में आपने इतना बता दिया कि जिसके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है वो असामी हो जाता है। आप ये नहीं बात किसी को पता होगा कि जयपुर के जयपुर राजा वाले भी आए थे वहाँ। गुवाहाटी जाके लड़े थे और हारे थे। बिल्कुल बिल्कुल राम सिंह प्रथम हुआ करते थे, जय सिंह के बाद जो राजा बने थे बिल्कुल, वो बिल्कुल। राम सिंह फर्स्ट, क्योंकि मुझे याद रहा राम सिंह सेकंड जो है ना वो हाँ, बहुत बाद में हुए, अंग्रेजों भारत के पहले फोटोग्राफर राजा कहलाते हैं वो राम बिल्कुल, बिल्कुल। सिंह। तो ये बात सच है, बिल्कुल जयपुर वाले पिट पिटा के आ गए वहां से। नहीं, अब तो देखिए, लेकिन उसके बाद देखिए कितने अच्छे रिश्ते हैं जयपुर और असम में। बहुत मैंने खुद देखा है कि राजस्थान में असम की चाय आती है और वहां से फिर इधर जाती है, वेस्ट एशिया जाती है। तो बिल्कुल अब तो हालात बहुत अलग हैं, लेकिन इतिहास में भी उनका एक नाता है जो लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सुपारी वहां की जो है वो भी आम वो पान और सुपारी जो है, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वही है ये पान का बीड़ा जो है इस बार चुनाव में, कि ये पान का बीड़ा हेमंता बिस्वा शर्मा उठाए रखेंगे या गौरव गोगोई उठा लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुद्दे हैं, जैसा मैंने कहा आसाम आसान नहीं है, वहां के रहने वालों के लिए भी और वहां से वहां माइग्रेट होके गए लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल है। बांग्लादेश का संकट है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा है बड़ा, और हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी इसमें तो चैंपियन है। तो ये तो उनका बैटल ग्राउंड अच्छा है कुल मिला। बिल्कुल। और अब देखते हैं कि असम गण परिषद और जो दूसरी आदिवासी पार्टी है पीयूयूएल जो है वो ये किस तरह से एक मिल के, क्योंकि जिस तरह से डिलिमिटेशन की सीमाएं उन्होंने तय की हैं, आदिवासियों की बात की है, पुल बने हैं, तो ये पुल और ये सारी चीजें मिला के भाजपा को क्या एक बार फिर से सत्ता देगी असम की जनता, और क्या फिर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, इस पे तो नजर बनाए रखेंगे। और आपसे लगातार अपन इन बिंदुओं पे बात करेंगे और भी बिंदुओं पे बात करेंगे। आज हमारे साथ आप जुड़े और अपने तासुरात साझा किए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से अपील है कि कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।